नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में जन्माष्टमी की धूम। हरिद्वार के कृष्ण मंदिर में भव्य आयोजन। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ के समारोह में की शिरकत। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बयान पर गरमाई सियासत। 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश का आरोप। भाजपा ने मांगा सबूत, उठाई जांच की मांग। निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला का बयान। टिकटों में महिलाओं को मिले प्राथमिकता। प्रदेशाध्यक्ष से करूंगी अपील। रामनगर में वाहन की कैबिन में शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच शुरू। और प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में झमाझम बरसात के आसार। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान। और अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कुछ खबरें विस्तार से। पूरे देश के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है और साथ ही मंदिरों में रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई गई हैं। राजधानी देहरादून में भी सभी मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णानंद गिरी महाराज ने कहा कि विधि विधान के साथ सभी लोग पूजा अर्चना करें। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और जिन लोगों ने व्रत रखा है वो उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान करा के विधि विधान के साथ उसका पूजन करना चाहिए। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरदं कर्तव्ये। भगवान कृष्ण का द्वापर युग से प्रारंभ होता है, लेकिन सनातन परंपरा में भगवान कृष्ण का जन्म को लेकर के हम हिंदू स्वावलंबियों में जितना उत्साह उमंग और एक नई ऊर्जापन आता है, वो भगवान कृष्ण का ही कृपा है। धर्मनगरी हरिद्वार में जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल भी है। हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित प्रसिद्ध मंदिर में इस बार विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिर समिति के सचिव ने बताया कि इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को विशेष तौर पर मनाने की योजना बनाई गई है। इस अवसर पर लगभग 180 बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मंचन होगा। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ने की उम्मीद है। इधर हरिद्वार की धार्मिक महत्ता को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व है। सुबह हमारी 9 बजे पूजा हुई थी। पूजा संपन्न हो चुकी है। अब शाम के प्रोग्राम के लिए तैयारी चल रही है और मंदिर दर्शन भी लगातार चल रहा है। मंदिर पूरे दिन खुला रहेगा और अभी तो शाम के लिए जो टेंट बनना तैयारी चल रही है, सीटिंग की तैयारी चल रही है, एलईडी लगा रहे हैं। शाम को भयंकर भीड़ होती है यहाँ पर, सो कंट्रोल की करने की व्यवस्था कर रहे हैं।
हर साल की तरह इस साल भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। तो वहीं बात करें भगवान फ्यूला नारायण जी के धाम की, तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। बता दें कि आज सुबह से ही 4 बजे से ही दोनों धामों में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। दोनों धामों में तकरीबन हजारों की तादाद में नारायण भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी है। दोनों धामों में रुके हुए हजारों की तादाद में सभी तीर्थ यात्रियों को बस अब इंतजार है उस वक्त का जब श्री कृष्ण के जन्म होंगे। वहीं बात करें भगवान फ्यूला नारायण जी के धाम की, तो धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। इधर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2024 का समापन समारोह में शिरकत की है, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की, जहां कार्यक्रम को संबोधित भी उन्होंने किया है। लोहाघाट में 2 दिनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सोमवार को धूमधाम से शुभारंभ हो गया है। सुबह से ही क्षेत्र के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, शीतला माता मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का उपवास भी रखा है। क्षेत्र के पंडित अनिल जोशी ने बताया कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। लोगों के द्वारा इस उपलक्ष्य में उपवास किया गया है। वहीं मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोहाघाट थाने की पुलिस के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर एसएचओ ने बताया है कि मेला क्षेत्र में वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं विशाल मेले का आयोजन होगा और दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने मेला क्षेत्र में अपनी दुकानें सजा ली हैं। मंगलवार को ऋषेश्वर मंदिर में विशाल भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन भी किया जाएगा। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने सदन में बयान देकर सियासी हलकों में गर्माहट पैदा कर दी। दरअसल उमेश कुमार शर्मा ने सदन में बयान दिया कि गुप्ता बंधुओं के द्वारा सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ खर्च करना चाहती है। इसको लेकर भाजपा विधायक खजान दास ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें इस बात का सबूत देना चाहिए। साथ ही कहा कि उमेश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी जांच होनी चाहिए। सीएम धामी का भी इस पर कहना है कि इस स्टेटमेंट में कितनी सत्यता है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी कहा है कि सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और इंटेलिजेंस को पता नहीं है। कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये जो मामला है, अगर ऐसा कोई उनके पास साक्ष्य है तो वो सबूत दें। किसी की हिम्मत नहीं है। हम इस समय 46 मेंबर्स हैं सदन में भारतीय जनता पार्टी के, और जिनका नेतृत्व माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, तो क्यों दिया है, कैसे दिया है, क्या उनको कोई भनक लगी है, क्या उनके पास कोई इस प्रकार की सबूत है, तो आप लोगों को बताएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा विशेषकर कि आप लोग उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन ऐसा तत्व है कि जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है।
देखिए, एक निर्दलीय विधायक ने गैरसैंण में सत्र के दौरान सदन में खड़े होकर एक आरोप लगाया जो कि बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब, संवेदनहीन और गैर जिम्मेदाराना बयान दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये कि सरकार धामी जी की गिर रही है और दर्द जो है एक निर्दलीय विधायक को उठ रहा है। दूसरी बात ये कि सरकार जिसके पास तमाम खुफिया एजेंसीज होती हैं, उनको सरकार गिरने की सुगबुगाहट नहीं मिल रही है। एक निर्दलीय विधायक के पास इतने इंतजामात हैं कि उनको पता चल रहा है कि 500 करोड़ के इन्वॉल्वमेंट से सरकार गिर रही है। तीसरी बात ये कि कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप उन्होंने भाजपा के विधायकों पर लगा दिया कि भाजपा के विधायक गोया बिकाऊ हो, सेल पर लगे हों, जो 500 करोड़ लाएगा और विधायक उधर चल देंगे। कोई भी सरकार तभी गिरने की आशंका जताई जाती है जब विधायक पाला बदले। और सीधे सीधे उमेश कुमार का आरोप तो भाजपा विधायकों के लिए है कि 500 करोड़ का उपयोग करके कोई भी विधायकों को यहां खरीद फरोख्त सकता है। इधर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की पैरवी की है। ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता सक्रिय हैं उनको निकाय चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। इसके लिए वो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से अपील करेंगी। हालांकि ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश सरकार निकाय चुनाव को और अधिक आगे बढ़ाना चाहती है। अभी तक ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इस मामले में विधानसभा की प्रवर समिति को रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। गैरसैंण में 3 दिवसीय सत्र के दौरान विधायकों के वेतन भत्ते का विधेयक पास हो गया और विधायकों को पता भी नहीं चला। इस मसले पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कितनी वेतन में वृद्धि की गई और कितनी भत्तों में। ये कहना है कांग्रेस का। हालांकि पूर्व विधायक और पूर्व पीसीसी चीफ रहे गणेश गोदियाल ने कहा कि वो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे और बढ़े हुए वेतन और भत्ते को नहीं लेंगे क्योंकि प्रदेश में लोग आपदा से परेशान हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस बीजेपी विधायक ने भी प्रतिक्रिया दी है। मेरा उत्तराखंड की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरसैंण जाकर और सिर्फ 3 दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्धि के साथ वापस आना कि माननीय विधायक गणों का, पूर्व विधायक गणों का मानदेय बढ़ाया गया या उनकी आय बढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि ये सरकार के लिए भी उचित नहीं है और विपक्ष के लिए भी उचित नहीं है। और जिस तरह से मेरे पूर्व विधायक, मेरे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने एक नई पहल की है, उसकी मैं सराहना करना चाहती हूँ कि एक आपदाओं से ग्रस्त प्रदेश जहां संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर बैठे हों, आपदा प्रभावित जो हैं अपने पुनर्वास या पुनर्स्थापन के लिए बाट जो रहे हों, वहां आप लगातार हर 6 महीने में विधायकों का और पूर्व विधायकों का जिस तरह से भत्ता और वेतन बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप आम जनता जो बेरोजगारी के दंश से परेशान है उसको मुंह चिराने का काम कर रहे हैं। विधायक लोगों ने कहा कि सभी का वेतन भत्ता बढ़ना चाहिए, परंतु अभी तक ये क्लियर भी नहीं हो पाया है कि कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। क्लियर जब हो जाएगा तो तब आपको बता भी देंगे कि कितना हमारा बढ़ा है। कुल मिलाकर के सभी के वेतन भत्ते बढ़ने, महंगाई का जमाना है, अगर बढ़ भी गया तो इस पर कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधायक जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि को जिस तरह से जिनके खर्चे हैं सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बढ़ोतरी हुई है, कितनी हुई, क्या हुई, उसका पूरा अध्ययन करते हुए फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, माननीय गोदियाल जी वो तो नामी आदमी है, अरबपति आदमी है, तो इसलिए उनको जरूरत भी नहीं है और जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। जहाँ तक रहा आपदा का समय सवाल, आपदा के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। कुष्ठ आश्रम के पास एक वन निगम के खाली पड़े प्रांगण में खड़े एक कैंटर वाहन की केबिन में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़े होने की सूचना मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने दी कोतवाली पुलिस को। इसके बाद कोतवाल अरुण कुमार सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस वाहन की केबिन में पड़े शव को बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त करवाई है। मृतक की शिनाख्त बलविंदर सिंह उम्र 36 साल निवासी भवानीगंज के रूप में हुई है। घटना के रूप में मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे और
मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, रामनगर में कुष्ठ आश्रम के पीछे पूछड़ी में एक व्यक्ति का शव मिला है, जो कैंटर रिपेयर के लिए आई थी, उसके केबिन में मिला था। शव को हमारे द्वारा कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सर, परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। देखिए, अभी तक ऐसी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई, ना ही कोई सूचना है। हमारे द्वारा शव को पोस्टमार्टम के भिजवा दिया। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद या परिवारजन से तहरीर के बाद इसमें हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की गौकशी के आरोप में लिप्त मोनू की मौत तो हो गई, पर अब उस सियासतदानों ने उस पर सियासत शुरू कर दी है। जहां कल मोनू की मौत को हत्या बताकर कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ने सिविल अस्पताल में धरना दिया था, वहीं आज भाजपा के नेताओं के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस के बचाव में कहा कि मोनू की पुलिस ने हत्या नहीं की, बल्कि वो गोमांस तस्कर था और पुलिस से बचने के चक्कर में वो तालाब में कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। स्वामी यतीश्वरानंद ने आगे कहा कि ऐसे लोगों को गोली से भीन देना चाहिए जो गाय माता का वध करते हैं। मोटरसाइकिल लेकर 1:30 बजे घूम रहा था। उन्हें देखा कि पुलिस आ गई। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को जल्दी से दौड़ाया और उसकी मोटरसाइकिल के पीछे एक मांस का कट्टा भरा हुआ रखा था और वो मांस का कट्टा नीचे गिर गया और उसने देखा कि पुलिस है मुझे पकड़ेगी। उन्होंने जल्दी से मोटरसाइकिल दौड़ाई और वो किसी तालाब में जाकर या किसी गड्ढे में जाकर गिर गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है उसकी मृत्यु में, क्योंकि उसने गलत काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं लिस्ट भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। 2020 से लेकर 2024 तक उस परिवार के ऊपर 7 मुकदमे को हत्या के लिखे हुए हैं। उसके बाप पर भी लिखे हुए हैं, उसके और परिवार के मेंबरों पर लिखे हुए हैं और वो तो स्वयं मरा तालाब में गिरकर। और मैं तो कहना चाहता हूँ, जो लोग हत्या करते हैं, गाय के साथ अन्याय करते हैं, पुलिस को सीधी गोली मारनी चाहिए उन लोगों को। उत्तराखंड के पछवादून विकासनगर में बदमाश बेखौफ होकर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे। विकासनगर और कटापत्थर के रहने वाले बदमाशों ने हथियारों से लैस होकर विकासनगर के लांघा पसौली निवासी रघुवीर सिंह और उसके साथियों पर कोतवाली से कुछ ही दूरी पर सरकारी अस्पताल के पास जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक युवती भी शामिल है। बदमाशों ने कार को वादी की स्कॉर्पियो के आगे लगाकर उसे रोका, जिसमें वादी रघुवीर सिंह अपने साथियों के साथ वापस घर जा रहे थे और 2 अन्य कारें पीछे लगाकर घेर लिया। मारने की नियत से वाहन पर तलवार, खोखरी और लाठी डंडों से हमला किया गया और वाहन को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर वाहन में बैठे साथियों पर लगातार धारदार हथियार से वार किए गए, जिसमें वादी रघुवीर के साथी को गंभीर चोटें आई हैं। हमले के शोर शराबे को सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और जिसे देखकर बदमाश फरार हो गए थे। ग्यारह 112 नंबर के माध्यम से सूचना दी थी कि कुछ युवकों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, जिसमें कटापत्थर के कुछ लोग थे और एक लड़की भी उसमें थी, विकासनगर की। पुलिस द्वारा सूचना पर तत्काल रिएक्शन करते हुए मौके पर गए और उन्हें लेकर के आए थे जीव थे। दोनों पक्ष थाने आए थे, यहाँ उनका मेडिकल भी कराया गया था और आपस में बातचीत के बाद दोनों एक समझौते पर आ गए थे। उसके बाद समझौते के बाद जब ये लोग जाने लगे तो दूसरे पक्ष के द्वारा जो कटापत्थर के करण सिंह चौधरी आदि हैं और जिन्होंने कुछ पौंटा साहब से अपने रिश्तेदारों को बुला लिया था, उन्होंने ये चौहान जो पार्टी है इनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इनसे मारपीट की है। इनको काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं, जिनका मेडिकल करा के अभी समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो कानून व्यवस्था जिन्होंने खराब की है उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गढ़वाल विकास मंडल निगम हर्षल में
5 दिवसीय होम स्टे उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया है, जिसमें होम स्टे उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग सहित आतिथ्य कौशल के गुर सिखाए गए हैं। वहीं बेहतर बिजनेस के अवसर के लिए .com उत्तरास्टे.com प्लेटफॉर्म की भी जानकारी दी गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और क्लस्टर इंटरवेंशन प्रोग्राम के तहत होम स्टे उद्यमिता प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें होम स्टे स्वामियों की समस्या पर गहन विश्लेषण किया गया है, साथ ही जिस कारण होम स्टे पर रहने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है उसका भी निदान किया जाएगा। सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक और उत्तराखंड पर्यटन विभाग से एक ज्वाइंट तत्वाधान से इसको आयोजित किया गया था, जिसमें ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में एज माई ट्रिप को लिया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो पर्यटक हमें एक सीजनल जो होती है वो मिलती है, पर्यटन की सुविधाएं मिलती हैं, जब होम स्टे का ओनर को एक 6 महीने का ही रोजगार मिलता है। हम चाहते हैं कि ये रोजगार उसको साल भर मिले। अभी जो वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत हर्षिल में जो ये एक कार्यशाला 5 दिन की जो होम स्टे के बारे में रखी गई है, मैं पर्यटन विभाग को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसी ट्रेनिंग हमारे होम स्टे के लिए रखी है कि ताकि हमें इससे जो आजीविका से जुड़ा है हम इसमें और बेहतर कर सकें। जो 8 गांव से वाइब्रेंट विलेज है, वहाँ से जो 8 गांव से 35 लोगों ने यहाँ जो छोटी छोटी बारीकियाँ सीखी कि होम स्टे को कैसे चलाना है, कैसे हमने ऑनलाइन जो कस्टमर हमने अपने घर लाने उनके बारे में कैसे क्या करना है। ये जो हमने आजकल जो 5 दिवस में जो सीखा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस माई ट्रिप का, और जिसके साथ जो एजेंसियाँ हैं और उन सभी लोगों का जो यहाँ पे जो हमें प्रशिक्षण देने आए थे वो अच्छे लोग थे और बहुत ही अच्छी उन्होंने हमें यहाँ पे जो कार्यशाला करवाई है। मैं स्वयं सहायता समूह NRLM से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग फ्रूट प्रोसेसिंग का काम करते हैं, एप्पल जैम चटनी बनाते हैं और हमारा जो एप्पल जैम चटनी है माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुँच गया है और हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 5 दिनों में हमें जो चीज़ मतलब हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते थे वो हम करते रहते थे, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर 5 दिन के दौरान हमने जो यहाँ पर सीखा है उससे जितने भी होम स्टे ओनर्स हैं उनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।